Welcome students. Today we will learn about blood and body fluid composition and its function from microbiology unit second. तो यही आजकल हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने माइक्रोब्स के बारे में देखा था, उनकी मॉर्फोलॉजी देख ली है, उनकी ग्रोथ कर्व हमने देख लिया अभी इससे जस्ट पहले, और उनकी न्यूट्रिशन देख लिया, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ देख लिया बैक्टीरिया की। अभी हम देख रहे हैं ब्लड, और ये जो है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड भी उसी चैप्टर में ही है, तो वो देख लेते हैं आज। और जो नए व्यूवर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, और जो भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी, जो भी वीडियो इसमें पड़ेंगी तो अपना आप ही उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर वो आपके काम की होंगी तो आप उसको ले लीजिएगा, आपकी क्लास से रिलेटेड होंगी मीन, और अगर वो आपके आउट ऑफ क्लास है, अगर आपके काम की नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो और स्टूडेंट, ये जो ब्लड है ये तो आपको हर आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हर क्लास के लिए ही है, ये तो आपको पूरे अपने कोर्स में काम आने वाला चीज़ है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड इज़ अ बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल दैट डिलीवर नेसेसरी सब्सटेंस सच एज द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल। यानी कि जो ब्लड है वो बॉडी का फ्लूइड है जो कि ह्यूमन और अदर एनिमल में डिलीवर्ड किया जा मतलब क्या करता है, नेसेसरी सब्सटेंस को डिलीवर्ड करता है, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गए, वो जो होता है वो सेल तक पहुंचाते हैं, और सेल से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को उससे दूर करते हैं सेल से, जो कि सेम सेल होती है, मतलब जहाँ वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन पहुंचा रहे वहीं से वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर करते हैं। ठीक है। और ब्लड इज कम्पोज ऑफ ब्लड सेल्स सस्पेंडेड इन द लिक्विड कॉल ब्लड प्लाज्मा। ठीक है। तो जो ये है ब्लड प्लाज्मा लिक्विड में जो होता है सस्पेंडेड ब्लड सेल से बना होता है। सस्पेंडेड ब्लड सेल का मतलब हो गया मिक्सचर ऑफ ब्लड सेल्स, उससे वो बना रहता है। और अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो होता है, मतलब इसमें जो होता है, हम ब्लड की बात कर रहे हैं अभी, तो प्लाज्मा क्या है, विच कंस्टिट्यूट 55% ऑफ द ब्लड फ्लूइड। ब्लड में जो होता है कम से कम 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। कहने का मतलब जो प्लाज्मा है वो जो ब्लड है उसमें फ्लूइड का 55% होता है। मोस्टली इज़ मोस्टली वाटर, ये ज़्यादा मोस्टली वाटर ही होता है। 92% इसका वॉल्यूम होता है। अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम की बात करें तो 92% तो यही होता है ब्लड में। एंड अदर कंटेंट भी होते हैं जिसमें कि प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल, आयन, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं ब्लड सेल्स के साथ साथ, ये सब भी होता है। ठीक है। और एल्ब्यूमिन इज़ द मेन प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, और ये जो होता है इसका फंक्शन होता है रेगुलेट करना कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को ब्लड के। ठीक है। तो ब्लड का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करना होता है, इनको जो होता है वो रेगुलेट करना होता है। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इज द ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर इंक्लूडेड बाय द प्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन, मतलब उसमें रहता है। ठीक है। उसी को बोलते हैं। और जो ब्लड सेल आर द मेनली रेड ब्लड सेल, तो जो ब्लड सेल्स हो गई उसमें जो होती है, जो मेनली जो होती हैं वो आरबीसी होती हैं, मतलब रेड ब्लड सेल को आरबीसी और इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि और उसमें क्या होता है, लिकोसाइट्स होती है और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये सारा चीज़ें इसमें ये वाली सेल्स होती हैं, और लिकोसाइट्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। मोस्टली अबंडेंट जो सेल होती है वर्टिब्रेट जो ब्लड सेल आर रेड ब्लड सेल, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट ब्लड होती हैं, मतलब वर्टिब्रेट जो ब्लड होगा उसमें रेड ब्लड सेल ज़्यादा मिलती है। यानी कि जिसमें मतलब वर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है, बैकबोन जिनमें भी होती है वर्टिब्रेट ब्लड में, उनमें बोल रहे हैं, जिनमें कि वर्टिब्रेट ब्लड होता है उसमें क्या होती है, सबसे ज़्यादा आरबीसी होती है। ठीक है। ये है, एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, उनमें सबसे ज़्यादा ब्लड में आरबीसी, कहने का मतलब ये होता है। और दोज कंटेन हीमोग्लोबिन एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनमें जो होता है हीमोग्लोबिन होता है, और एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन भी होते हैं, जो कि आयन युक्त प्रोटीन जिसे बोलते हैं। आयन कंटेनिंग प्रोटीन का मतलब आयन से भरपूर जो कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। मतलब ऑक्सीजन को वो ट्रांसपोर्ट करने में पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द रेड लिक्विड होता है ये ब्लड, और ये क्या करता है, सर्कुलेट करता है हमारी आर्टरीज और वेन में, जो ह्यूमन और वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, यानी कि जिनमें बैकबोन होती है, जैसे मैंने अभी बताया, सभी में जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो सर्कुलेट करता है हमारे ब्लड वेसल्स में। और क्या करता है, कैरी, और रेड कलर का होता है, और कैरी करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने में हेल्प करता है हमारे बॉडी टिश्यूज से। ठीक है। और अगर इसकी कंपोजिशन को देखें तो जो
इसमें जो होते हैं द टू मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ब्लड आर लिक्विड प्लाज्मा और ब्लड सीरम। मतलब इसमें दो मेन कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, लिक्विड प्लाज्मा, ब्लड सीरम के साथ साथ वेरियस टाइप की इसमें सेल होती है जो कि उसमें क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है, ठीक है। और जो आउट ऑफ द टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट अराउंड द सेल, यानी कि जो ब्लड होता है वो ब्लड में 30 to 35% ऑफ द लिक्विड, यानी कि ब्लड को जो होता है 30 से 35% जो होता है वो लिक्विड बनाने में जो होती है वो एक्स्ट्रा, जो भी ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है उसमें प्रेजेंट रहता है, जो कि उसको क्या करता है 30 से 30 मतलब 30 से 35% तक उसको लिक्विड का बनाने में मतलब प्रेजेंट रहता है, जो कि इतना उसको लिक्विड बनाता है, कहने का मतलब। नहीं तो वो थिक ही होता है ब्लड, तो वो एक लिक्विड की तरह तभी काम कर पाता है जब उसमें क्या होता है टोटल एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं अराउंड द सेल, ठीक है, जो कि ब्लड को ये लिक्विड बनाते हैं। बाय वेट ऑफ द ह्यूमन ब्लड has 70% water, out of which 50% water is present inside the cell and 15% in interstitial water, while 5% water is present in the blood plasma, okay। यानी कि बाय वेट ऑफ ह्यूमन ब्लड में मतलब 70% तो वाटर होता है, जिसमें कि 50% वाटर जो होता है सेल के इनसाइड प्रेजेंट होता है, और जो 15% होता है वो इंटरस्टिशियल वाटर होता है, मतलब कि अराउंड द सेल होता है, और जबकि जो 5% वाटर जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। देन कंपोजिशन ऑफ ब्लड ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहला हो गया वाटर, जो कि मेन कंस्टिट्यूट होता है, कम से कम 90% होता है ब्लड में। और जो डिजॉल्व गैसेस होती हैं जिसमें कि इन प्लाज्मा में वो होती कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब रहती है। और डिजॉल्व गैस जो सॉलिड्स होते हैं प्लाज्मा में वो जो होते हैं उसमें जो होते हैं इन प्लाज्मा आर द वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे सच एज द प्लाज्मा प्रोटीन लाइक द फिब्रोजन एंड ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस ऑर्गन, ठीक है। तो जो प्लाज्मा में डिजॉल्व सॉलिड वेरियस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये जो इसमें सब लिखा है, जैसे कि फाइब्रोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, एंटीबॉडी बॉडीज़ और एंजाइम्स, हार्मोन, वेस्ट मटेरियल, जो भी वेरियस ऑर्गन्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से क्या होते हैं, ये एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अलावा जो होते हैं इसमें इन एडिशन टू देम in addition to them trace of inorganic material are iron, calcium, magnesium, sodium, potassium and chloride, phosphate, carbonate, ये जो carbonate, bicarbonate and sulfur etc which form ओनली 9% ऑफ देम। मतलब कहने का क्या है कि जो इसके अलावा ट्रेस ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कि मैंने अभी आपको बताया ये होते हैं इसमें, ये भी होते हैं इसमें, जो कि क्या करते हैं उनमें से केवल 9% जो होते हैं वो बनाते हैं वाटर में, मतलब ब्लड में होते हैं। कंपोजिशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देन न्यूट्रिएंट की बात करें तो आर द न्यूट्रिएंट जो एंड प्रोडक्ट ऑफ द फूड जो होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स करें तो फूड के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं जो कि इंटेस्टाइन से जो होते हैं ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए पास हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होते हैं, विच आर द पास ऑन फ्रॉम द इंटेस्टीन, यानी कि इंटेस्टीन में हम जब भी फूड देते हैं तो वो इंटेस्टीन में जाएगा और इनटू द ब्लड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमने पढ़ा था कि जो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है, रीअब्जॉर्ब्स हो जाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर आ जाता है, वाइल मैनी रिमेनिंग एज अ पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट आर डिराइव्ड फ्रॉम फूड, ठीक है। तो जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमको कहाँ से मिलते हैं, वो फूड से हमको ये डिराइव्ड होते हैं, ठीक है, फूड से मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब जो ये मतलब ये कहने का मतलब क्या है कि जो ब्लड है वो हमारे फूड से जो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या करता है, हमारे मतलब हमारे पूरे बॉडी के ब्लड में जाता है, और ब्लड से हमारे पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होता है, ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट होता है फूड से क्या होता है, वो डिराइव्ड होता है, हम उससे फूड से लेते हैं, उसमें जिसमें कि मैनी फैटी एसिड, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फैट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं एक्सक्रीटरी मटीरियल, जिसमें कि यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन वगैरह इसमें आते हैं, ब्लड में होते हैं, जो कि ये जो वेस्ट मटीरियल भी ब्लड में ही होते हैं। दे आर टॉक्सिक, ये जो होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, और विच आर कंटिन्यूसली रिमूव, जो कि क्या होते हैं कंटिन्यूसली रिमूव होते रहते हैं, नहीं तो हमारी तो हाल ख़राब हो जाता, ठीक है ना, बीमारियां बढ़ जाती। तो
तो उसको मेंटेन करने के लिए ये क्या होते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये वो सब क्या होते हैं वहाँ से रिमूव होते रहते हैं। तो वो उसमें भी ये क्या करता है, ब्लड उसको हेल्प करता है कंटिन्यूसली रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय वेरियस मीन, मतलब वेरियस मेथड के थ्रू, चाहे वो स्वेटिंग हो, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो फीसिस हो, उसके थ्रू ये बाहर आता रहता है। तो ये हमारे बॉडी से ब्लड जो होता है उसको बाहर करने में हेल्प करता है, वेस्ट मटेरियल को, ठीक है, यूरिया, किडनी एक्सेट्रा को। और जो ब्लड कॉर्प जो भी हमारे जो ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं आर कॉल्ड द फॉर्म, इनको जो होता है एलिमेंट्स भी कहते हैं इसको। और ये किससे बने होते हैं, आरबीसी से बने होते हैं, डब्ल्यूबीसी से बने होते हैं, ठीक है ना। तो आरबीसी जो होती है वो कैरी करती है रेस्पिरेटरी गैसेस को, और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो एक फेगोसाइट का काम करती है, और वो क्या करती है, फेगोसाइट का काम करती है, और इम्यूनाइजिंग एजेंट का भी वो काम करती है, ठीक है ना। तो और जो थर्ड वन इज थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स, ये जो होती हैं ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये जो होती है ब्लड को कोगुलेट यानी कि क्लॉट करने में का काम करती है, एक्ट करती है। और वाइल द ब्लड फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल, जब ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, अगर ये क्लॉट होगा तो नहीं हो पाएगा, ये अगर ये इस तरीके से क्लॉट हो जाएगा तो हमारा जो ब्लड होता है वो पास नहीं हो पाएगा ना। तो उसके लिए क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है, इट्स कोगुलेशन इज प्रिवेंटेड, तो इस कोगुलेशन को यानी कि इस क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए बाय द उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, एंटी कोगुलेंट भी प्रेजेंट रहते हैं, जिसको कि बोलते हैं हेपेरिन, जो कि उसको क्या करते हैं एकदम क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं ताकि वो आराम से फ्लो हो पाए। अब हम देखते हैं ब्लड के फंक्शन, तो इसके भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट हो गया, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स में क्या हो गया कि क्या होता है कि जो डाइजेस्ट फूड से इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल द्वारा अब्जॉर्व होते हैं और फिर ब्लड सर्कुलेशन में पास होते हैं, जो कि उन्हें बॉडी के ऑल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। दूसरा हो गया इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो बॉडी के जो वेरियस पार्ट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंटिन्यूसली जो होती है वो जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया जो होते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे बॉडी में एक्टिविटी चलती रहती है ना। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से कंटिन्यूसली जो हार्मफुल जो सब्सटेंस भी उसमें से होंगे और जो अच्छे वाले होंगे जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारा ब्लड में ही वो भी रहते हैं, ठीक है। तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हाईली क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, और ब्लड उन्हें क्या करता है कलेक्ट करने में और उन्हें एक्सक्रीशन के प्लेसेस में पहुंचाता है, जैसे कि किडनी, स्किन, लंग्स तक पहुंचाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। देन थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। इसमें क्या होता है कि जो ड्यूरिंग ब्रीदिंग O2 लंग्स तक पहुंचती है, ठीक है, जहाँ से ब्लड ही इसे क्या करता है बॉडी के सभी पार्ट में क्या करता है कैरी करता है, और टिश्यू से जो होता है रिटर्न होते समय वो यानी कि उससे लौटते समय जब वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है तो वहाँ से जब वो रिटर्न होता है तो CO2 को भी क्या करता है वो एक्सपल्शन के लिए लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, जहाँ से कि फिर वो बाहर आता है, जैसे आपको पता है। और फिर फोर्थ हो गया, फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। तो ब्लड जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन को उनके प्लेसेस तक कैरी करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें तो हार्मोन जो होती है ना, फॉर एग्जाम्पल जो है हार्मोन एपिनेफ्रिन जो होती है किडनी पर लोकेटेड एड्रिनल मेडुला से रिलीज की जाती है, लेकिन जहाँ से इसे क्या होता है ब्लड के थ्रू हार्ट तक कैरी किया जाता है, ठीक है। अब ये वहाँ पे बन रही मेडुला में, लेकिन मेडुला में इसका क्या काम है, यहाँ से वो रिलीज तो हो रही है लेकिन फिर उसको ब्लड ही क्या पहुँच कर रहा है, हार्ट तक कैरी कर रहा है, जो कि क्या करती है हार्ट को जब भी ज़रूरत पड़ती है यानी कि एट दैट जब भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है होने पर हार्ट को क्या करती है वो फास्ट बीट के लिए स्टिमुलेट करती है, ठीक है। तो ये कौन करती है, एपिनेफ्रिन तो जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, वो एड्रेनलिन मेडुला से प्रोड्यूस हो रही है, जो कि कहाँ पे है, किडनी के पास लोकेटेड रहता है उसके ऊपर, ठीक है। देन फिफ्थ वन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, वो जैसे मैंने बोला ना फैगोसाइट का भी काम कर रही थी, और इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी की इम्यून सिस्टम ब्लड के थ्रू जो होता है वर्क करती है, और जो भी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को क्या करती है प्रोड्यूस करने में कैपेबल होती है। तो ये ब्लड ये इसका भी काम करता है, ब्लड जो होता है प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन, जो कि WBC होती है ना, पता ही है सबको। और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो कि अभी हमने देखा था रिसेंटली जो है सिक्स्थ वाला जो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसमें क्या करते हैं कि ओवर द वूंड जब ब्लड का जो होता है वो थिक यानी कि जो क्लॉट होता है, थिक क्लॉट जो होता है वो फॉर्म होने की जो होती है प्रॉपर्टी जो होती है वो एक्स्ट्रा ब्लड लॉस होने से प्रिवेंट करने में जो होती है एक्सटर्नल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन के लिए भी
होती है। कहने का मतलब क्लॉटिंग का भी इसमें एक मैंने अभी हमने पढ़ा था रिसेंटली कि इसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो भी होते हैं, जिससे कि जो क्या होता है ब्लड को क्लॉट कर देगा। जब भी कभी वूंड होगा यानी कि कहीं पे इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे नहीं तो कंटिन्यूसली अगर क्या होगा ब्लड उसमें से बहता रहेगा तो हमारा जो ब्लड है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा ना। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वहाँ से ब्लड ज़्यादा ना हो, बहे ना ज़्यादा, तो उसको वेस्ट ना हो, तो उसके लिए इसके पास ये प्रॉपर्टी रहती है, ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये उसको वहाँ पे क्लॉट कर देती है ब्लड को, जिससे कि वो क्या नहीं हो पाएगा, एक तो ज़्यादा मतलब वेस्ट नहीं होगा, और दूसरा क्या होगा वो इन्फेक्शन भी वहाँ पे एकदम से अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन का काम कर देती है। ठीक है, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फंक्शन इसका। देन 7th है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें क्या होगा, इन नॉर्मल कंडीशन में जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों के रहते हैं, और ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन के कारण बॉडी के टेम्परेचर पर भी यही सेम टेम्परेचर रहता है। ठीक है, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हर जगह पूरे बॉडी में सेम रहता है, ये नहीं कि एक हाथ गर्म तो दूसरा ठंडा, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसका टेम्परेचर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, और पूरे बॉडी में सेम टेम्परेचर को वो मेंटेन करता है। मतलब ये सभी में पूरा सर्कुलेट होता है। ब्लड भी जो ब्लड होता है, ब्लड भी एक्सेस हीट को क्या कर लेता है, डीपर टिश्यू से बॉडी के सरफेस तक ले जाता है, कहने का मतलब। ठीक है ना, तो उससे वो उसके मेंटेन करता है ब्लड के टेम्परेचर को। ठीक है, देन है 8th वन इज रेगुलेशन ऑफ द पीएच एंड वाटर बैलेंस। ठीक है, इसमें कैसे करेगा, सर्कुलेटिंग ब्लड बॉडी फ्लूइड के जो राइट पीएच को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है उसको, मतलब हमारा जो बॉडी का पीएच है उसको वो बैलेंस बना के रखता है और उसको रेगुलेट करता है नॉर्मल रखने में। और जबकि इसका जो अपना खुद का पीएच होता है वो 7.4 होता है, यानी कि स्लाइटली ये अल्कलीन नेचर का होता है इसमें। ठीक है, या बॉडी में जो भी वाटर बैलेंस को मेंटेन रखने में भी ये हमारी मदद करता है। ठीक है, वाटर का जो बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, जो नेक्स्ट वन इज 9th है मेंटेनेंस ऑफ द फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो मतलब सर्कुलेटिंग जो ब्लड होता है वेरियस ऑर्गन्स के बीच जो होता है वो कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब वो सर्कुलेट हो रहा है तो हर बॉडी के हमारे ऑर्गन से वो होते हुए स्टेब्लिश, मतलब वो सर्कुलेट होता रहता है, तो वेरियस ऑर्गन के बीच में वो क्या करता है, कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, जो कि एक टाइप के फिजियोलॉजिकल कोऑपरेशन मतलब के थ्रू वो काम कर रहा होता है, कहने का मतलब। ठीक है, देन 3rd वन इज है ट्रांसपोर्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मतलब इसमें कैसे होगा कि जैसे हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन के अलावा ब्लड जो होता है मतलब जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबिनिन और ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजिन और ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम्स को भी क्या करता है वो ट्रांसपोर्ट करता है, इन्हें भी वो कैरी करता है, कहने का मतलब। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।